मैं नायक साहब दो चीजें इसलिए कर रहा हूं कि ये लार्जर इश्यूज को कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उड़ीसा की बात इसलिए जरा समझ लूं मैं, और दर्शकों को भी ये समझना होगा। जब 2024 के उड़ीसा में विधानसभा लोकसभा इलेक्शन साथ साथ हुए, और एक अजीब सी चीज ये हुई कि वहां पे बीजू जनता दल को 0 सीट मिली। एक भी सीट बीजू जनता दल को लोकसभा में नहीं आई, और भारतीय जनता पार्टी को वहां 21 सीटें हैं, 20 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस जीती। मैं थोड़ा इसमें इसलिए दर्शकों को यह बता दूं कि ये इंटरेस्टिंग है देखना कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट मिले थे लोकसभा में, और बीजू जनता दल को 38% मिले थे। मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी जगह वहीं पे जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं एक साथ, तो बीजेपी को वोट परसेंटेज तो कम है 40.07, बीजेडी बीजू जनता दल का वोट परसेंटेज है 40.22, लेकिन सीटें बीजेपी की 78, बीजेडी की 51। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेडी जो है वो मुख्य रूप से बीजू दादा मतलब बीजू पटनायक जी के इर्द गिर्द ज्यादा घूमती है। क्या, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अल्टीमेटली क्या आप ये देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां एक अपनी प्रेजेंस कायम रखे हुए है बुरे दिनों में भी। कांग्रेस की सरकार, आप बताइएगा कितने दिन पहले वहां थी। कांग्रेस की सरकार तो कई जगहों पे दशकों से नहीं है, 20-20 30-30 साल से नहीं है, लेकिन अपनी प्रेजेंस बना के रखी है। मैं एक चीज आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं कि आज की तारीख में जब राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी या मोदी जी को इंगेज करने का काम होता है, चैलेंज करने का काम होता है, तो वो नेता के रूप में राहुल गांधी और पार्टी के रूप में कांग्रेस कर रही है। तो वो एक उसको एडवांटेज कह लीजिए, या क्योंकि जब ऑल इंडिया उसमें आप बात करिए तो ऐसा नहीं लगता है कि बीजू जनता दल के साथ अगर हम कोई खड़ा भी हो नेशनल लेवल पे, तो भाई वो अपने हिसाब से सरकार नहीं बना पाएंगे ना। वही ममता जी के साथ है वही। मैं इस पे अब आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, और एक टिप्पणी और अगर आप दे सकें। मैं इन सारे चीफ मिनिस्टर में स्टैलिन ने जिस तरह से अपनी गंभीरता से अपनी बात कायम रखी, फेडरल बात को, देश का जो फेडरलिज्म खतरे में है, उसको वो धीरे धीरे उस एजेंडा को वो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका नेतृत्व तो उनके पास है जब वो फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो लार्जर उसमें उड़ीसा, कांग्रेस का रोल, बीजेपी, और ये एक आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है, तो आप अपने हिसाब से भी कुछ जरा हम लोगों को बताइए। जी, थैंक यू आनंद जी, काफी दिनों के बाद। पहली बात यह है, आपने एकदम सही एक बात कही है, नोट सवाल सही बात कही है कि कांग्रेस की एब्सेंस बहुत खटकता है। जहां एग्रेसिव ध्रुवीकरण की बात हो रहा है बीजेपी की अगर देखें, तो कांग्रेस एक ही पार्टी जो है नेशनली इस पोलराइजेशन, एग्रेसिव पोलराइजेशन को अगर कोई चेक देता है वो कांग्रेस देता है। लेकिन कांग्रेस दुख इस बात की है कि कांग्रेस की लीडरशिप इस बात पर अभी तक वो गौर से नहीं देख रहे हैं कि उनकी कमजोरी कहां है। ठीक, राहुल गांधी एक नैरेटिव्स बना देते हैं, ये नेशनली नैरेटिव्स बन जाता है। कोई भी नेशनल मुद्दा हो या इंटरनेशनल मुद्दा हो, राहुल गांधी इज फैंटास्टिक इन सेटिंग अप द नैरेटिव्स, वो जाता है। लेकिन वो ग्राउंड पे कांग्रेस को उसकी फायदा नहीं मिलता, इसलिए कि संगठन की जो ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरी कांग्रेस के पास इतना है कि वो एक्चुअली वोट में कहीं या तो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। उड़ीसा की बात देखे जाए तो कई, मतलब नॉट इन उड़ीसा, कई राज्यों में, जिस 5 राज्यों की आप मतलब बात कर रहे हैं जो चुनाव होने वाला है, इन 5 राज्यों में देखिए कांग्रेस का संगठनात्मक कमजोरी एकदम दिखता है सबको। तो वो कई जगह पर बुथ स्तर पर उनके नेता नहीं है, कर्मी नहीं है, तो सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, और जो है रीजनल लेवल के जो स्ट्रॉन्ग फेसेस, मतलब स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का एक चेहरा, वो कांग्रेस क्यों नहीं बना रहा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। आनंद जी, आप मेरे इस बात पर सहमत होंगे, अगर उड़ीसा को देखा जाए, कई दशकों से उड़ीसा में कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस आज तक किसी एग्रेसिव, एक्टिव, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो और जो यूथ को, जेनजी को जो अट्रैक्ट करे, और कई मुद्दों से मतलब अक्रॉस द इश्यूज, अक्रॉस द सेक्शंस पीपल, वो सामाजिक न्याय की वर्ग के लोगों से लेकर आदिवासियों, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां 22-23% आदिवासी है। बाकी अगर देखेंगे पिछड़े वर्ग, वो देखें 54-56%, मतलब सामाजिक न्याय वर्ग के लोग अगर और आदिवासी मिल जाए तो इट भी कम से कम तो ये 70% हो गए। तो उस हिसाब से
कांग्रेस अपना लीडरशिप, स्थानीय लीडरशिप मतलब नर्चर नहीं करता। और पिछले ये जो 26 की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो पूरा पूरी फिक्सिंग, मतलब बीजेपी की पॉलिटिक्स की लेयर जो है, ये बड़ा ताज्जुब होने वाली। कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा होता क्या। ये कहीं कहां करते हैं, कहां एसआईआर को लेके खेलते हैं, कहां ईवीएम को लेके खेलते हैं, कहीं कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो उड़ीसा में अगर देखेंगे, नवीन बाबू आज के दिन में भी मुंह नहीं खोल रहे हैं मोदी और शाह के खिलाफ, हारने के बावजूद। कल उड़ीसा में बीजेडी 19 महीने के बाद चुनाव के एक बहुत बड़ा रैली निकाला था, किसान और नारी मतलब महिलाओं की निर्यातना जो होता है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इस दोनों मुद्दों को लेकर बहुत अहम मुद्दा है। तो ये एकदम जबरदस्त, जबकि यहाँ बजट सत्र चल रहा है असेंबली में, तो उसी समय असेंबली बंद है, सब कुछ करके बीजेडी ने बहुत बड़ा रैली निकाला था। और डिस्पाइट इज पुअर हेल्थ, नवीन बाबू वाज ऑन द फ्रंट ऑफ द रैली। लेकिन अगर देखेंगे आनंद जी, ये सारे बातें रीजनल स्तर पर जो छोटे नेताओं के खिलाफ उन्होंने भाषण दी, नवीन बाबू की कद देखिए, कम से कम उनकी बात वो मोदी और शाह को चैलेंज करने वाले थे। क्योंकि जितने इलेक्शन रैली देखेंगे, मोदी और शाह उनकी सेंट्रल लीडरशिप हमेशा नवीन बाबू को टारगेट कर रहे थे। इनकी कोई छोटे नेताओं के ऊपर आंख भी नहीं लगा रहे थे, उठा के नहीं देख रहे थे। लेकिन नवीन बाबू एक शब्द मोदी के नाम नहीं लिया। मतलब अगर आप देखेंगे, मोदी अभी तक राज्यसभा चुनाव है 2 तारीख को, मतदान अप्रैल 2 तक ये सब कुछ आना चाहिए, और 4 सीटें हैं, इलेक्शन हो रहा है राज्यसभा की 4 सीटें के लिए उड़ीसा से। जबकि जितने अभी सीटें हैं, बीजेपी को कंफर्टेबली 2 सीटें मिलेगी, बीजेपी को 2, बीजेडी को 1, और एक जो है ये बीजेपी बीजेडी हाथ मिलाने से होगा, या तो बीजेडी अगर कांग्रेस से हाथ मिलाता हो जाएगा। कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट इज ऑलरेडी ऑफर्ड नवीन बाबू कि एक कंसेंसस कैंडिडेट हम लेंगे 4th के लिए और बीजेपी को बाहर रखेंगे। नवीन बाबू इनसे मिल भी नहीं रहे, उनके अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। एक दूसरी बात, कल मीटिंग में अभी तक उन्होंने मोदी शाह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, अभी तक वो नहीं बोल रहे। जब वो सत्ता में थे तब बोल रहे थे कि देखिए ये फेडरल पॉलिटिक्स, हमको अभी राज्य चलानी है, केंद्र के साथ हम मुकाबला नहीं करेंगे, ना ही इनके साथ मुक्काबाजी करेंगे। वो समझ में आता। अब तो आप नहीं है सत्ता में, अब तो आप विपक्ष में। अब आपको कौन रोक रहा है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की जो भी कुछ हो रहा है उनकी सेंट्रल लीडरशिप के खिलाफ, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हो रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने के लिए? अभी भी नवीन बाबू कुछ नहीं बोल रहे। और 26 चुनाव हम यहां भी बात कर चुके हैं, ये एकदम बढ़िया सा फिक्सिंग था। पता नहीं क्या वीकनेसेस, क्या इनकी 26 साल की क्या स्कैम्स, क्या इरेगुलरिटीज, क्या घोटाले, क्या कुछ इनके पास, सब खता खतियान सब उनके पास था, बीजेपी के पास या तो केंद्र सरकार के पास। ये क्या दिखा दिए कि नवीन बाबू चुप रहे और हारने वाले कैंडिडेट को सब कैंडिडेट बनाए लोकसभा में। जो जीतने वाले कैंडिडेट उनको टिकट नहीं दिए, वो ऐसे वैसे कैंडिडेट चुन के दिए जो कि हारेंगे। और पैसा भी उनको नहीं दिए। लोग बाद में भी सब बोले कि हमको पैसा नहीं मिला, बीजेडी नहीं दिया, जबकि बीजेडी एक संपन्न पार्टी है, बीजेडी के पास पैसा है, इट्स अ रिच पार्टी। इसके बावजूद उन्होंने एमपी कैंडिडेट को नहीं दिया। तो ये इस तरह के था कि इससे पहले अमित शाह के पांडियान बाबू से मिल रहे थे, नवीन बाबू से मिल रहे थे, इनकी बातचीत चल रहा था। ये लोग चुनाव से, बस चुनाव डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन ये लोग बोल रहे थे हम अलायंस करेंगे, अलायंस करेंगे, लास्ट को चुप हो गए। तो ये जो वोटर ये लोग बीजेपी को दे दिए इसलिए कि बीजेडी चाह रहा था उनके पास वोट, ऐसा ही हुआ, इनकी कैंपेन भी ऐसा हुआ। तो ये बीजेपी इस तरह से उड़ीसा को लिया है। लेकिन कांग्रेस की बात जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी हो या तो खाड़गे जी हो, ये छोटे छोटे स्टेट पर बिल्कुल नजर नहीं डाल रहे कि यहां से 1-2 कैसे आएंगे। 21 सीटें कम नहीं है, 20 सीटें अगर उड़ीसा से बीजेपी को नहीं मिलता तो आज आपको पता है वे लोग कहां होते। तो अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी रोक देता, ये लोग बिल्कुल नहीं कुछ करेंगे। मुझे तो होता है कि राहुल गांधी विपक्ष नेता की तौर पर ठीक है, लेकिन अपना संगठन, अपना पार्टी की संगठन बचाने में वो स्ट्रांग नैरेटिव, स्ट्रांग लीडरशिप, स्ट्रांग फेसेस, ये स्ट्रांग नेटवर्क ये बनाने में ये जो नाकामी पार्टी की लगातार होती जा रही है, इसी के कारण एक एक स्टेट में ये लोग खाता नहीं खोल पा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए, अब जूनियर बन के रहे हैं, इनकी कुछ नैरेटिव्स में नहीं है।
क्योंकि ममता दीदी एकदम स्ट्रांग है, जो बंगाली अस्मिता जो है और उनके बनाम जो बीजेपी की हिंदी, ये ममता बनर्जी एकदम से इज फाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट, पूरा सामने से वो लड़ रही है किसी भी चीज हो। अगर ईडी छापा मारा उनकी जो है जो कंसल्टिंग फार्म जो भी आईपाक को जो भी है इनके, लेकिन उन्होंने सीधा के ही शी डिड नॉट सेंड एनी पुलिस फोर्स, एनी पुलिस स्टेट पुलिस अधिकारी, वो खुद गई और खुद जितने सारे हार्ड डिस्क फाइल्स पेपर सब लेके आई और सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ी हुई। वो क्या बोली नहीं बोली अलग बात है, तो मैसेज वॉज स्ट्रांग एंड क्लियर एंड डायरेक्ट कि मैं ही लड़ रही हूं। तो उस हिसाब से नवीन बाबू से आप उम्मीद मत कीजिए कि नेशनल लेवल पे नवीन बाबू बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। हाँ, इज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। अगर सेंटर में बीजेपी को नहीं मिल रहा है बहुमत एनडीए को, तब वो कुछ कर सकते हैं, इससे पहले वो कभी कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक उनके नाम नहीं ले रहे। अखिलेश जी बोल रहे हैं, स्टालिन बोल रहे हैं, ममता दीदी बोल रही है, केजरीवाल बोल रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल वर्ड फ्रॉम मोदी, फ्रॉम नवीन बाबू अगेंस्ट मोदी और शाह। आनंद जी।